हेलो एंड वेलकम टू ऑल। हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन स्टडी कर रहे थे। उसमें हमारा एक टॉपिक बचा हुआ था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे डिराइव किया जाता है। तो आज हम उसको स्टडी करेंगे और उसके अलावा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक छोटा सा टॉपिक भी बचा हुआ था, उसको भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे और इसके साथ ही हमारा मोशन चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन तीन होती हैं, जिसमें से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि v जो है वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी है और t वो टाइम इंटरवल है जिसमें कि ये मोशन हो रहा है। इसी तरह s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है जो बॉडी ने इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल t में कैरी आउट किया है। तो इन तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए हमने कंडीशंस देखी थी पहले, कि मतलब ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी होल्ड करती हैं जब दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं, जिसमें से पहली कंडीशन क्या रहती है? फर्स्ट कंडीशन ये रहती है कि मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, यानी लीनियर मोशन है। तो फर्स्ट कंडीशन इज लीनियर मोशन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मोशन किसी कर्व में हो रहा है तो उसके लिए ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो वैलिड नहीं होंगी, वहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगी। दूसरी कंडीशन ये रहती है कि जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है और वेरी कर रही है किसी फैक्टर के साथ में, तो उस केस में भी ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लीनियर मोशन के केस में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि लीनियर मोशन एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो रहा है, तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग या पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग भी वो मोशन हो सकता है और नेगेटिव एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है। दोनों ही केसेस में इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल रहेंगी। तो ये दोनों कंडीशन आपको क्लियर होगी। अब अभी हमने इससे पहले भी ये इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव की थी अपने प्रीवियस क्लासेस में। तो वहां पर लेकिन हमने जो मेथड अडॉप्ट किया था इनको डिराइव करने का इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का, वो एनालिटिकल मेथड था। कौन सा मेथड था वो? एनालिटिकल मेथड। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मोशन को स्टडी करने के दो मेथड्स होते हैं, एक एनालिटिकल मेथड और सेकंड मेथड जो है वो ग्राफिकल मेथड होता है। ठीक है, तो यहां पर हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड के थ्रू डिराइव करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इनको डिराइव किया जाता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सबसे पहले हमको इसको डिराइव करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले उस बॉडी का जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं उसका वेलोसिटी टाइम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम इंटरवल है। तो सपोज कोई बॉडी इस पॉइंट P से अपना मोशन स्टार्ट कर रही है और मोशन जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वीटी ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये मोशन किसी पॉइंट Q तक हो रहा है। ठीक है, अब यहां हम देख सकते हैं कि अगर P पॉइंट पे देखें तो टाइम कितना है? अगर ये ओरिजिन है तो टाइम इंटरवल है 0। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी को हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, Q पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी फाइनली कुछ और हो जाती है और सपोज इस वेलोसिटी को हम v बोल देते हैं। तो v इज द फाइनल वेलोसिटी। तो P पॉइंट से लेकर के Q पॉइंट तक जाने में
u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, q जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, और जो टाइम लग रहा है इसको, ये यहाँ 0 है ओरिजिन पर टाइम, और q पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो सपोज उसको हम स्मॉल t से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टाइम इंटरवल स्मॉल t है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो ग्राफ है PQ, जो कि एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, यानी ये दिखाता है कि एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट का लगातार कांस्टेंट है, a इक्वल टू कांस्टेंट, तभी ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब सपोज ये एंगल जो बना रहा है हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन के साथ, ये एंगल है थीटा। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप विल बी इक्वल टू tan ऑफ दिस एंगल थीटा, और tan थीटा की अगर वैल्यू निकालनी होगी तो सपोज हमने इस पॉइंट को r नाम दे दे रहे हैं, तो स्लोप कितना हो जाएगा? tan थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी, tan थीटा विल बी इक्वल टू QR डिवाइडेड बाय PR, तो QR डिवाइडेड बाय PR। अब QR की अगर यहाँ पे वैल्यू देखेंगे हम, तो वो कितनी होगी? QR विल बी इक्वल टू, अगर इस पॉइंट को हम S नाम दे देते हैं, तो QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? QR विल बी इक्वल टू QS माइनस RS, QS माइनस RS डिवाइडेड बाय PR, और PR की वैल्यू कितनी है? T, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, या लेंथ कितनी है, ये T के बराबर है, T टाइम इंटरवल है यहाँ पर। यहाँ पर जब हम QS की वैल्यू देखेंगे, तो QS कितना है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के बराबर है, देखिए यहाँ पर। तो QS की वैल्यू हो जाएगी V माइनस RS। RS की वैल्यू अगर देखी जाएगी तो RS की वैल्यू कितनी है? स्मॉल u, तो V माइनस u डिवाइडेड बाई T, ये स्लोप हो जाएगा। और स्लोप जो है वो किसको डिनोट करता है? स्लोप इन केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी हो जाएगी, यहां से v माइनस यू इक्वल टू 80 आ जाएगा, यानी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने डिराइव कर लिया है। ठीक इसी तरीके से अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का भी एक टर्म है। तो डिस्प्लेसमेंट का टर्म इंक्लूड करने के लिए अपने डेरिवेशन में, या अपने इस पर्टिकुलर केस में, हम लोग क्या करेंगे कि इसका एरिया निकाल लेंगे कर्व का, क्योंकि हमको मालूम है कि वेलोसिटी टाइम कर्व का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, अगर हम वेलोसिटी टाइम कर्व या ग्राफ हमारा P से लेके Q तक इस तरह से है, अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे? देखिए, ये जो एरिया, ये ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ में कवर कर रहा है, यानी बीच का पूरा एरिया, जिसको हम शेडेड फॉर्म में यहाँ पर शो कर रहे हैं इस तरह से। तो ये पूरा एरिया हमारा हमारा जो है इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा? ये क्लियरली हम देख सकते हैं कि एक ट्रेपेजियम है, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी क्यू, ये S है, पी क्यू एस ओ, इस तरह से हो जाएगा। इसका एरिया कितना है? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। इसकी पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? OP प्लस
QS मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना है इन पैरेलल साइड्स के बीच का, स्मॉल t। तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ OP की वैल्यू देखिए कितनी है, स्मॉल u यानी इनिशियल वेलोसिटी, प्लस QS की वैल्यू कितनी है, QS की वैल्यू यहां पर v के बराबर है यानी फाइनल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम कर्व आ गया है। और एरिया क्या देता है वेलोसिटी टाइम कर्व का, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम स्मॉल s लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा हमको s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को डिराइव करना है और हमें जो मिला है वो है s इक्वल टू हाफ ऑफ u प्लस वी इंटू टी। इसमें कहीं पर भी हम देख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी का कोई भी टर्म नहीं है इस इक्वेशन में। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी का टर्म जो ये वाला है इसको हमें एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे स्मॉल v की वैल्यू यानी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसको यहां रख देते हैं। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ स्मॉल u की वैल्यू तो स्मॉल u रहेगी प्लस v की वैल्यू हो जाएगी u प्लस एटी मल्टीप्लाइड बाई t। तो s की वैल्यू यहां से हो जाती है हाफ ऑफ 2u प्लस एटी मल्टीप्लाइड बाई t। इसको इस तरफ अगर 2 को अगर इस तरफ ले जाते हैं तो ट्वाइस ऑफ s इक्वल टू 2ut प्लस एटी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर ले रहे हैं, तो डिवाइडिंग बाय 2 s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर विच इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस तरह से हमने डिराइव कर लिया है। इसके बाद हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों को क्लियर है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as होती है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as। यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट का टर्म दिया हुआ है इसलिए हम लोग एरिया ऑफ द कर्व यूज करेंगे क्योंकि एरिया ऑफ वीटी कर्व जो है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले ही, कितनी हो जाती है जो एरिया है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स स्मॉल u प्लस स्मॉल v मल्टीप्लाइड बाय t। अब देखिए इस इक्वेशन में कहीं पर भी टाइम का टर्म नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हमें टाइम के टर्म को यहां से एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे, हम टाइम के टर्म को यहां से एलिमिनेट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus 80, hence t is equal to v minus u divided by a हो जाएगा। इसको जो वैल्यू को t की वैल्यू को यहां रख देंगे हम, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, s will be equal to half of u plus v multiplied by v minus u divided by a। ये 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो ट्वाइस ऑफ s will be equal to, इसको u plus v को हम v plus u भी लिख सकते हैं, तो v plus u मल्टीप्लाइड बाय v माइनस u डिवाइडेड बाय a। इसको a को इस तरफ ले जाएंगे तो ट्वाइस as विल बी इक्वल टू, ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा, हेंस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इस तरह से हमने डिराइव कर ली है। तो ये डेरिवेशन हमने ग्राफिकल मेथड से किया है और इससे पहले एनालिटिकल मेथड से भी इन सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम डिराइव कर चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो टॉपिक बचा हुआ था उसको कवर करेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है पी जो कि एक सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है, तो हम कब कहेंगे कि इसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? उस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाएगा जब ये जो भी ऑब्जेक्ट है ये एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, यानी कि द ऑब्जेक्ट covers equal distances in equal time intervals over a circular path। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर, यानी उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। यहाँ एक चीज ध्यान देने योग्य है वो ये कि स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट बोली गई है, वेलोसिटी जो है दैट इज नॉट कांस्टेंट। स्पीड अगर हम कह रहे हैं कि स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब जो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार कांस्टेंट बना रहेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर अगर इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो किसी पॉइंट क्यू पर भी इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड रहेगी, आर पर भी 5 मीटर पर सेकंड रहेगी और एस पर भी 5 मीटर पर सेकंड रहेगी। ठीक है। तो इसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड लगातार उतना ही बना रहेगा, लेकिन क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी कि नहीं? नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसके दो जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या दो पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो लगातार कांस्टेंट बना है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज कर रही है। और किस तरह से चेंज करती है? किसी भी सर्कुलर पाथ में जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट रहती है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा हर पॉइंट पर अलोंग द टेंजेंट होगी। इसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। जैसे पी पॉइंट पर अगर हमें पूछा जाए कि पी पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
तो ये इस सर्कल के या इस कर्व्ड पाथ के टेंजेंट के अलोंग, अगर ये टेंजेंट है तो ये टेंजेंट के अलोंग मूवमेंट कर रहा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होगी। इसी तरीके से अगर Q पॉइंट पे देखते हैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, R पॉइंट पे देखते हैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, और अगर S पॉइंट पर देखते हैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी। इसलिए इस वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर और कर्व्ड पाथ, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is along the tangent। तो ये उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, हमेशा along द टेंजेंट ये जो है इसकी डायरेक्शन रहेगी। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज कर रही है। ये देखिए इधर इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, अब इसकी डायरेक्शन Q पॉइंट पर इधर को हो गई, R पर इस डायरेक्शन में हो गया और S पर इस डायरेक्शन में हो गया। तो वेलोसिटी कि अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से अगर कोई भी चीज चेंज हो जाती है तो ये कहा जाएगा कि इसकी जो है इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी वेक्टर लगातार चेंज करता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज स्टैब्लिश हो गया यहां से कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी लेकिन वेलोसिटी चेंज होती चली जाएगी। तो वेलोसिटी विल नॉट बी कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी चेंज होती चली जा रही है तो चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, इसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब ये बॉडी जो है वो एक्सेलरेट हो रही है सर्कुलर पाथ के अलोंग। भले ही इसकी स्पीड कांस्टेंट बनी है लेकिन फिर भी ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is an accelerated motion। ठीक है, अब ये चीज यहां से क्लियर है कि ये मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पर P पर लगातार एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, और एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी में केवल तभी आता है जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है। बिना एक्सटर्नल फोर्स के एक्सेलरेशन या बिना फोर्स के कोई भी एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है किसी भी बॉडी पर वो मास टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी बॉडी में अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है। फोर्स वो कॉज है जो उस बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है। तो अगर इसका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में अगर इसका मोशन एक्सेलरेटेड है जो हमने यहाँ पर लिखा है, तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पे लगातार एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा। अगर फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां से क्या निकल के आता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को बनाए रखने के लिए बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स या एक फोर्स एक्ट करना कंपलसरी है। अगर वो कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो
वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लगातार बना के नहीं रख सकता। ठीक है? और ये जो फोर्स है, ये हम कैसे देते हैं? अगर कोई ये मान लेते हैं कि ये जो है ऑब्जेक्ट, ये अर्थ है ये, ठीक है? और सेंटर में इसमें सन है। अर्थ सन के अराउंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। तो ये जो मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये तभी पॉसिबल है जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी। और अर्थ और सन के बीच में कौन सी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है? तो अर्थ पर जो फोर्स एक्ट कर रही है सन की तरफ को, वो है सन की वजह से जो ग्रेविटेशन है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल, इसको एफ जी से हम डिनोट कर दे रहे हैं। तो एफ जी जो सन इस पर अप्लाई कर रहा है अर्थ पर, किस तरफ है इसकी डायरेक्शन? अलोंग द सेंटर। तो ये जो फोर्स है, इसकी वजह से अर्थ इसके चारों तरफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर पाती है। अगर सपोज ये ग्रेविटेशनल फोर्स न रहा होता तो ये इसके चारों तरफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कर पाती। ठीक है? तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो ये जो फ़ोर्स है, ये लगातार सेंटर की तरफ एक्ट करती है और यही लगातार इसको मोशन में बना के रखती है। इस फ़ोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फ़ोर्स। सेंट्रीपिटल फ़ोर्स, क्योंकि ये लगातार सेंटर की तरफ, इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, इसलिए सेंट्रीपिटल। ठीक है? एक चीज़ और यहाँ से देखने की है, वो ये कि ये जो फ़ोर्स लग रही है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फ़ोर्स बोल दे रहे हैं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स और जो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट की, टेंजेंशियल वेलोसिटी की, ये दोनों एक साथ एक दूसरे से कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है? 90 डिग्री पर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक दूसरे से 90 डिग्री पे होती है हमेशा। ठीक है? तो जैसे यहाँ पर जो सन और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशन है, वो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो इसके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग इसी सर्कुलर पाथ में एक स्टोन, सपोज पी पॉइंट पर एक स्टोन को हमने टाई कर दिया है इस तरह से, ठीक है? अब ये जो स्टोन है, इसको हम क्या कर रहे हैं कि एक स्ट्रिंग से हमने इसको टाई किया हुआ है। ये स्ट्रिंग है सपोज, इसको हम ओपी नाम दे रहे हैं। तो ओपी स्ट्रिंग से हमने इस स्टोन को टाई किया हुआ है और इसको हम एक मोशन दे रहे हैं सर्कुलर डायरेक्शन में। ठीक है? सर्कुलर मोशन इसको देते चले जा रहे हैं। तो इस केस में जैसे प्रीवियस केस में जहाँ पे सन और अर्थ का केस था, वहाँ पर तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमको लगातार सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे रहा है, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। इस केस में हमें ये फोर्स कहाँ से मिलेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स वो हमको अपने हैंड से देनी पड़ेगी। हमने हैंड से यहाँ पर हम पकड़ेंगे और हैंड से सेंटर की तरफ को एक फोर्स लगातार मेंटेन रखेंगे, तभी ये लगातार ये जो स्टोन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर पाएगा। तो इस केस में क्या है? द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is
प्रोवाइडेड बाय हैंड, हाथों से हमें इसको प्रोवाइड करना पड़ता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इस स्टोन के जो स्ट्रिंग है उसको हाथ से लगातार एक फोर्स सेंटर की तरफ को अप्लाई करके रखना पड़ता है, तभी ये लगातार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर पाएगा। इसी तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल है जो हमारा वॉच या क्लॉक है। क्लॉक के जो मिनट हैंड्स हैं या फिर जो आवर हैंड है या फिर सेकंड्स का हैंड है, वो भी लगातार एक कांस्टेंट स्पीड से अपना मोशन करता है, तो वो वाला भी मोशन हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। यानी मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है। अब ये देखते हैं कि स्पीड जो है वो कितनी हो जाती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है और इस सर्कल का रेडियस स्मॉल r है, तो इस केस में स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ऑब्जेक्ट अगर P पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और वापस एक पूरा रिवॉल्यूशन करके P पॉइंट तक पहुंच जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? सरकमफ्रेंस के बराबर। तो सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई r, क्योंकि रेडियस r है, डिवाइडेड बाय अगर सपोज एक रोटेशन कंप्लीट करने में उसको t टाइम लग रहा है, तो ये हो जाएगा t। स्पीड विल बी इक्वल टू 2 पाई r बाय t, ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। और ये स्पीड जो है कांस्टेंट होनी चाहिए, लगातार कांस्टेंट बनी रहेगी। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं v इज द स्पीड, वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है। ठीक है, ये हो जाता है। तो अब हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलीट completes 2 rounds of a circular track 100 meters long in 20 seconds. Calculate the diameter of the track and speed of athlete supposed to be uniform. तो देखिए, एन एथलीट कंप्लीट्स 2 राउंड्स ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। सपोज ये सर्कुलर ट्रैक है जिसमें ये एथलीट जो है वो मूव कर रहा है पी पॉइंट से। 2 राउंड्स कंप्लीट करता है वो, यानी पी से लेकर के वापस एक बार पी तक आता है और फिर दोबारा से पी तक आता है। और ट्रैक जो है वो 100 मीटर लॉन्ग है, यानी इस ट्रैक का जो लेंथ है वो कितना है? लेंथ इज इक्वल टू 100 मीटर्स।
तो ट्रैक का लेंथ कैसा होगा? ट्रैक का लेंथ P पॉइंट से स्टार्ट होके सर्कुलर पाथ के थ्रू होता हुआ वापस P तक जाएगा, यानी कि जो सरकमफ्रेंस है इसकी जो लेंथ होगी वही ट्रैक की लेंथ होगी। तो दिस विल बी इक्वल टू सरकमफ्रेंस C सपोज है, और सरकमफ्रेंस सर्कुलर पाथ में कितना होता है? अगर रेडियस की वैल्यू r है तो 2 पाई r। तो इसका मतलब है 2 पाई r की वैल्यू यहाँ पे 100 दी हुई है फर्स्ट केस में। और जो 2 राउंड्स कंप्लीट कर रहा है वो कितने सेकंड्स में कर रहा है? 20 सेकंड्स में, यानी स्मॉल t टाइम इक्वल टू 20 सेकंड्स। ठीक है। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द ट्रैक एंड स्पीड ऑफ द एथलीट। तो देखिए सबसे पहले हमें डायमीटर पूछा गया है, तो यहां से हम क्लियरली बता सकते हैं कि रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स पाई। इसको हम लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22/7। ये 50 से ऐसे कैंसिल हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करने पर 25/11 इंटू 7 आ जाएगा। 175 डिवाइडेड बाय 11, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर रेडियस की। ठीक है। और पूछा क्या है? डायमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा यहाँ से? डायमीटर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस इक्वल टू 2 इंटू 175 डिवाइडेड बाय 11। 350/11 इसका डायमीटर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ द एथलीट पूछी गई है। तो डायमीटर हम देख चुके हैं, डायमीटर 350 डिवाइडेड बाय 11 मीटर्स आया है। ठीक है। और हमको अब स्पीड ऑफ द एथलीट निकालना है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ द एथलीट इज सपोज टू बी यूनिफॉर्म। इसका मतलब स्पीड जो है स्मॉल v, दिस इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि स्पीड लगातार कांस्टेंट यहाँ पर सपोज की गई है। ठीक है। तो अब स्पीड कैसे हम निकाल सकते हैं? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जो इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किया है 2 राउंड्स ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। तो 1 राउंड में जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर्स इसने ट्रेवल किया है इस कर्व्ड पाथ के थ्रू या सर्कुलर पाथ के थ्रू। तो टोटल डिस्टेंस इसका ट्वाइस ऑफ 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसको अगर हम टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे यानी 20 सेकंड से, तो हमारे पास में स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो यहां से स्पीड की वैल्यू आ जाती है 10 मीटर पर सेकंड। तो ये सेकंड पार्ट में पूछा गया था। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट स्पीड ऑफ टिप ऑफ सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच ऑफ लेंथ 1.5 सेंटीमीटर्स। तो इस केस में एक वॉच है जिसके जो सेकंड हैंड है उसकी स्पीड पूछी गई है, और उसकी जो लेंथ है सेकंड हैंड की वो दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर्स।
सपोज ये सेकंड्स हैंड है, तो सेंटर अगर इसका ओ पर है तो ओ से लेकर के सेकंड्स हैंड जहां पे यहां टच कर रहा है, ये टोटल लेंथ कितनी है 1.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, स्पीड ऑफ द टिप पूछ रहा है, तो ये लगातार जो है मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन। तो अगर हमें इसकी स्पीड निकालनी है तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सेकंड्स हैंड जो है वो एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन या एक पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन कितनी देर में कर लेगा, कितने टाइम में कर लेगा ये, तो सेकंड्स हैंड 60 सेकंड्स के अंदर एक कंप्लीट मोशन कर लेगा। ठीक है, 60 सेकंड्स में, तो टाइम की वैल्यू यहां पर 60 सेकंड्स हो जाएगी। और 60 सेकंड्स में एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2 पाई आर के बराबर। तो 2 पाई इंटू आर, यहां पर आर यानी रेडियस कितना है, ओपी के बराबर है, जिसकी वैल्यू हमें 1.5 दे रखी है, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 60, इसकी वैल्यू निकाली जाएगी तो ये आ जाएगी 3 पाई बाई 60 और पाई बाई 20 सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 0.157 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ circular track of radius 40 meters completes half a revolution in 40 seconds. Its average velocity is, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 2 मीटर पर सेकेंड, सी 2 पाई मीटर पर सेकेंड एंड डी इज 4 पाई मीटर पर सेकेंड। तो एक साइक्लिस्ट है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है जिसका रेडियस 40 मीटर्स दिया हुआ है, वो हाफ रिवॉल्यूशन को 40 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। तो यहां पर देखिए सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस 40 मीटर्स दे रखा है, हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है का मतलब है सपोज ये पॉइंट पी से अपना मोशन स्टार्ट करता है और फिर ये यहां पर होता हुआ डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट क्यू तक पहुंच जाता है, यानी इतना ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक इन 40 सेकेंड्स, तो इसको टाइम कितना लग रहा है 40 सेकेंड्स। एवरेज वेलोसिटी पूछी है, तो हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहाँ एवरेज स्पीड नहीं पूछी गई है, एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है, इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा
डिस्टेंस नहीं आएगा। अगर एवरेज स्पीड पूछी होती तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आता। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट P पॉइंट से लेके Q पॉइंट तक कितना हुआ है, तो यहां से देखिए क्लियरली दिख रहा है P पॉइंट से Q पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा गया है तो इनिशियल पॉइंट P को Q से हमें ज्वाइन कर देना है, और ये जो मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है स्ट्रेट लाइन वाला, यही हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये PQ की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ 40 यानी 80 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो दिया हुआ है वो दिया है 40 सेकेंड्स, तो यहाँ पर 40 सेकेंड्स, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी 2 मीटर पर सेकेंड, विच इज द ऑप्शन बी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। टू पार्टिकल्स आर मूविंग with constant speed v such that they are always at a constant distance d apart, and their velocities are always equal and opposite. After what time will they return to their initial positions? ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। दो पार्टिकल्स हैं जो कांस्टेंट स्पीड v के साथ मूव कर रहे हैं, और उनका मोशन किस तरह का है, दे आर ऑलवेज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस d अपार्ट। सपोज ये दो पार्टिकल्स, एक p है और एक q है, ठीक है, इनकी जो स्पीड है वो v है, जो कि कांस्टेंट बनी हुई है। दूसरा, ये हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस d, यानी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये हमेशा स्मॉल d के बराबर बना हुआ है, हमेशा। मतलब ये अगर मोशन भी कर रहे हैं तब भी जो है इनके बीच का डिस्टेंस d हमेशा मेंटेन्ड है। एंड देयर वेलोसिटीज आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, और इनकी जो वेलोसिटीज है उनकी डायरेक्शन वो दोनों इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड वेलोसिटीज का इक्वल है और डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है एक दूसरे से। तो अगर p का डायरेक्शन इस तरफ है वेलोसिटी का, तो q का जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो हमेशा नीचे की तरफ बना हुआ है। ठीक है, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे रिटर्न टू देयर इनिशियल पोजीशंस। अब ये दोनों मोशन कर रहे हैं, तो ये पूछ रहा है कि फाइनली ये अपने इनिशियल पोजीशन पर ये मोशन करने के बाद में कितने टाइम में जो है वो रिटर्न कर जाएंगे। तो इसको ध्यान से अगर देखा जाए तो कौन सा ऐसा मोशन है जिसमें कि डिस्टेंसेस इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का लगातार कांस्टेंट बना रहेगा, पहली चीज। दूसरा, इनकी वेलोसिटीज जो हैं वो इक्वल भी होंगी और एक दूसरे के ऑपोजिट भी होंगी लगातार।
तो ये किस तरह के मोशन में पॉसिबल है? तो अगर हम इन दोनों को P और Q पॉइंट्स को आपस में डॉटेड लाइन से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो देखिए अगर ये मोशन P और Q का सर्कुलर नेचर का होगा, यानी इनका मोशन कुछ इस तरह से एक सर्कुलर पाथ के अलोंग होगा, ये देखिए एक सर्कुलर पाथ के अलोंग इनका मोशन होगा, तब इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर पे आ जाता है, ये पॉइंट ओ सपोज इसका सेंटर है, तो ये लगातार डायमीटर के बराबर इनके बीच का डिस्टेंस बना रहेगा। जितना इस सर्कल का डायमीटर होगा उतना ही इन दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस बना रहेगा। और ये चाहे किसी भी पॉइंट पे आ जाएं, सपोज यहाँ आ जाएं या यहाँ आ जाएं, दोनों एक इधर आ जाता है, एक इधर ऑपोजिट में आ जाता है, तब भी उस केस में भी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डायमीटर के बराबर बना रहेगा। इस पॉइंट पर भी ठीक उसी तरीके से इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा। इससे ये चीज क्लियर होती है कि ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं ये एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में इनकी स्पीड इक्वल और ऑपोजिट बनी हुई है। चूंकि इनकी स्पीड इक्वल है तो v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यहां से ये चीज क्लियर हो जाती है कि इनका मोशन जो हो रहा है पार्टिकल का वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब देखिए पूछा क्या गया है यहाँ पर, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे रिटर्न टू देयर इनिशियल पोजीशंस। तो ये सर्कुलर मोशन करता हुआ पी पॉइंट एक रोटेशन जब कंप्लीट कर लेगा या एक मतलब सर्कुलर पाथ में सरकमफ्रेंस के अलोंग मूव कर लेगा, तो फाइनली इसी पॉइंट पी तक पहुंच जाएगा। इसी तरह क्यू जो है वो जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो फाइनली उसी पॉइंट पर ये भी पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब है इनको जो टाइम लगेगा वो एक रोटेशन के बराबर होगा। तो टाइम विल बी स्मॉल टी से डिनोट कर दे रहे हैं, टी विल बी इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रिवॉल्यूशन। ओ पॉइंट के अबाउट सपोज ये रिवॉल्यूशन इनका हो रहा है, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रिवॉल्यूशन। और टाइम कितना लगेगा इनको एक रिवॉल्यूशन करने में, तो हम पहले देख चुके हैं कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय स्पीड। तो अगर हम पी पॉइंट को देखते हैं या पी पार्टिकल को देखते हैं, तो पी पार्टिकल के लिए कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 2 पाई आर के बराबर हो रहा है। ठीक है, 2 पाई आर, आर रेडियस है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय स्पीड पी की कितनी बनी हुई है, v के बराबर। अब यहाँ से देखिए ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है जो स्मॉल डी दिया हुआ है, इसको हम ट्वाइस ऑफ रेडियस भी कह सकते हैं। तो स्मॉल डी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस आर। तो यहां से अगर हम इधर रख देते हैं ट्वाइस ऑफ आर की वैल्यू, तो ये आ जाती है पाई डी डिवाइडेड बाय वी। तो ये जो टाइम है पाई डी डिवाइडेड बाय वी, ये वो टाइम है जितना जो कि पी जो है पार्टिकल वो वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आने में लगाता है। इसी तरह क्यू जो है ऑब्जेक्ट वो भी इतना ही टाइम लगाएगा वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंचने में। ठीक है, तो पाई डी डिवाइडेड बाय वी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन उसको कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोग इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट बताए गए हैं या जो भी थ्योरी मैंने बताई है उसको अच्छी तरह से बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं
उनको भी अच्छी तरीके से उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितनी बार आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि हमें कुछ मतलब नया सीखने को मिला है क्वेश्चंस से। क्योंकि हर वैरायटी के क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करने की कोशिश की गई है। उसमें से कुछ कांसेप्चुअल भी हैं और कुछ बहुत बेसिक भी हैं। तो अगर आप उनको बार-बार उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपको किसी और सोर्स से अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप कांसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।